एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 20 करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट की आपकी क्लास 9th की। ये आपके 5th चैप्टर से ही ली गई है, जीवन मौलिक इकाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ज्ञान क्या पूछता है? जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक, मतलब के सारे काम करने वाली क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं? मतलब ये जीवन में जो क्रिया होती है, जीवन क्रियाएं किसको बोल रहे हैं और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है? जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, जीवन क्रियाएं जो भी हमारे शरीर में काम हो रहे हैं, सांस लेना, वृद्धि करना, उत्सर्जन, भोजन, ये सारी क्या हैं? ये जीवन क्रियाएं हैं। तो चलिए देखते हैं जिज्ञासा दीदी उसको क्या जवाब देती हैं। ज्ञान, जैसे कि तुम जानते हो, किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन। वही वृद्धि मतलब शरीर का बढ़ना, उत्सर्जन एक्सक्रीशन, जो अपशिष्ट पदार्थ हम अपने शरीर से निष्कासित करते हैं, भोजन खाना खाना, सांस श्वसन लेना, सांस लेना, ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये जीवन क्रियाएं कहलाती हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती हैं। मतलब कि कोई पदार्थ हम अपने अंदर लेते हैं, कुछ पदार्थ अपने बाहर निकालते हैं, या फिर कोशिकाएं भी क्या करती हैं, जो उनको पदार्थ चाहिए होता है कुछ चीज़ बनाने के लिए, वो उनको चाहिए होता है तो वो उसको अंदर लेती हैं। और कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, जिसको कोशिकाओं के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उनको बाहर निकालती हैं। प्रत्येक कोशिका को कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। प्रत्येक कोशिका के कुछ ज़रूरी, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, मतलब के मेन जो घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिनको कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, कोशिकांग कोशिका के अंग, वो एक तरह से कोशिका के क्या होते हैं? अंग होते हैं। मान लो ये एक कोशिका है, तो इसके अंदर जो केंद्रक है वो भी कोशिकांग कहलाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या कहलाएगा? कोशिकांग कहलाएगा। लाइसोसोम है, लाइसोसोम भी कोशिकांग कहलाएगा। तो ये कोशिका के अंग होते हैं, भाग होते हैं, ठीक। और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। हर कोशिकांग क्या करता है? एक विशिष्ट, उसका अलग अलग एक काम होता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका द्रव्य होता है। मतलब हर कोशिका में मोस्टली आपको प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलेगा ही मिलेगा। ये आप 8th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लो ये आपकी एक कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर ही क्या है? केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, जो कि आपका क्रोमैटिन मटेरियल भी कहलाता है, और डीएनए, जो कहते हैं ना कि गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये गुणसूत्र जो कि पूरे कोशिका के जितने भी काम हैं उनको निर्धारित करता है, उनको कंट्रोल करता है। और ये जो बाहर की ये आपको दिख रही है, ये जो मैंने ब्लू से बनाई थी, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में आपको केंद्रक दे रखा है, जो कि रेड कलर से है, और ये जो मैंने ये जो पर्पल कलर से बनाया है, ये कोशिका झिल्ली थी। और ये सारे के जितने भी कोशिकांग होते हैं, ये जिस द्रव में डूबे हुए होते हैं, जैसे एक बॉल ले ली और उसके अंदर पानी भर दिया, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो जो पानी होता है कोशिका के अंदर, जो द्रव होता है जिसके अंदर सारे कोशिकांग डूबे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। वो कोशिका द्रव्य होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली जो ऊपरी थी, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली है उसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। केंद्रक बीच में था। कोशिका द्रव्य जिसके अंदर सारे के सारे कोशिकांग डूबे हुए होते हैं होता है, जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। यही सारी तीनों चीज़ें, ये बेसिक चीज़ होती है, तो होती हैं कोशिका में, जो कि कार्यों में कार्य करने में मदद करते हैं।
आगे देखते हैं। दीदी ये प्लाज्मा कोशिका झिल्ली क्या होती है? अब ज्ञान ने क्या पूछा, दीदी ये प्लाज्मा कोशिका झिल्ली क्या होती है और इसका कोशिका में क्या कार्य है, इसका काम क्या होता है? तो दीदी क्या बताती हैं, ज्ञान, दीदी क्या बताती हैं, ज्ञान ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका की क्या है, सबसे ऊपरी सबसे बाहरी परत है, जो केवल ज़रूरी पदार्थ को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। जो इसको ज़रूरी पदार्थ होगा वही कोशिका के अंदर जाएगा, और जो ज़रूरी नहीं होगा या फिर जो अपशिष्ट होगा वो ये कोशिका अपने अंदर से बाहर भेज देगी। इसीलिए इसे वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली कहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछ लिया जाता है वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ जाता है, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ज़रूरी पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और प्रासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर जाते हैं। तो विसरण या प्रासरण प्रक्रिया से अंदर बाहर जाते हैं। पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता ज़्यादा होती है, मान लीजिए अगर मैंने एक कोशिका ले ली और यहाँ पर पानी ज़्यादा है, बाहर कोशिका के बाहर पानी ज़्यादा है और कोशिका के अंदर क्या है, पानी की कमी है, तो ये बाहर से पानी कोशिका के अंदर जाएगा। और वहीं पर अगर कोशिका के अंदर ज़्यादा पानी है और बाहर पानी कम है तो वो कोशिका के अंदर से बाहर की ओर जाएगा। तो हमेशा ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पानी जाता है और कोई भी पदार्थ गति करता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। आगे देख लेते हैं। अब प्रासरण किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली से जल का विसरण। जब कोशिका झिल्ली से जल का विसरण होता है, जल अंदर आता है या बाहर जाता है, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ जल की बात हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रासरण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रासरण कहेंगे। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। अब विलयन कैसे, अब मान लो विलयन कहते हैं किसी भी चीज़ के घोल को। अगर पानी लिया, पानी के अंदर मैंने कोई भी चीज़ डाल दी, नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, तो वो जो घोल बनेगा वो क्या बनाएगा, वो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव कैसे पड़ता है। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, कि मतलब किसी भी विलयन के अंदर जल की सांद्रता कैसी है, ज़्यादा है, कम है, या फिर कोई चीज़ उसमें डली नहीं है जल के अंदर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला देखिए, अल्पप्रासरण दाबी। विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल कोशिका फूलने लगेगी। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर एक पेट्री डिश ली जो कि किसकी बनी होती है, एक प्लास्टिक की छोटी सी प्लेट सी होती है, उसके अंदर हमने कुछ क्या ली, कोशिकाएं ले ली, ठीक है। और उन कोशिकाओं को उन कोशिकाओं के अंदर एक विलयन डाला, एक मान लीजिए यहाँ पर एक विलयन डाला, ठीक है, जो कि ऐसा है जिसके अंदर पानी की, ठीक है, पानी की जो क्वांटिटी है, पानी की जो सांद्रता है वो ज़्यादा है, ठीक है, पानी की जो वो है वो ज़्यादा है। जैसे कि अगर मान लो कि हमने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर मैंने बहुत ही कम नमक डाला और पानी ज़्यादा है, तो उसमें नमक बहुत कम है, पानी ज़्यादा है, तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ऐसा विलयन हमने लिया जिसमें कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल है, बाहर क्या है, जल क्या है, ज़्यादा है। अब होता क्या है, जब बाहर ज़्यादा जल होता है और कोशिका में कम जल होता है, तो जो बाहर का जल होता है वो कोशिका के अंदर आने लगता है। तो बाहर जो विलयन में क्योंकि जल ज़्यादा है, तो बाहर का विलयन का जो जल है वो कोशिका के अंदर आने लगेगा, कोशिका के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो विसरण होता है वो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। यहाँ पे पानी की जो सांद्रता है ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आएगा, जहाँ पर कम पानी है उस तरफ वो फ्लो करेगा, उस तरफ वो गति
करेगा, ठीक है। तो वो कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा और कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, जब पानी कोशिकाओं के अंदर जाएगा तो कोशिकाएं क्या होंगी, वो फूल जाएंगी। कोशिकाएं क्या होंगी, वो फूल जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि कोशिकाएं फूलने लगेंगी, क्योंकि जब पानी ज़्यादा होगा बाहर तो वो कोशिकाओं में कम पानी है, तो कोशिकाओं के कम पानी की तरफ बाहर का पानी अंदर आएगा, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्रासरण दाबी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मतलब कम, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं, समप्रासरण। सम का मतलब क्या होता है, सेम। मतलब कि अगर हमने एक पेट्री डिश ली, ठीक है, एक पेट्री डिश ली और उसमें कुछ कोशिकाएं ली और उसमें हमने एक ऐसा विलयन डाला जिसमें जो पानी की जो सांद्रता है वो उतनी ही है जितनी अंदर कोशिकाओं के अंदर है, ठीक है। जितनी पानी की सांद्रता कोशिकाओं के अंदर है उतनी ही बाहर है। तो ना मतलब ऐसा होगा कि ना ही वो इस पे पानी अंदर की तरफ जाएगा और ना ही बाहर की तरफ आएगा, और आएगा भी तो बहुत कम आता है कि मतलब उनको ना ही एक दाब जो होता है वो नहीं पड़ता कोशिकाओं के ऊपर। तो पानी जो बाहर का है वो ना अंदर आएगा और अंदर का ना बाहर जाएगा, और जाएगा भी तो बहुत कम जाएगा, ठीक है। जाएगा भी तो बहुत कम जाएगा, क्योंकि अब अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जो होते हैं वो तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो अब उसको अपना जो एक पानी का लेवल होता है कोशिका को वो भी मेंटेन करना होता है। तो कुछ तो पानी अंदर आता ही आता है और कुछ जितना अंदर आता है उतना ही बाहर चला जाता है। तो कोशिका के अंदर जितना पानी आता है उतना ही बाहर चला जाता है। तो एक जो सांद्रता है वो बाहर और अंदर क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता, कोशिका के अंदर भी और विलयन के अंदर भी दोनों में जल की सांद्रता क्या होगी, समान होगी। कैसी होगी, समान होगी। कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोशिका का आकार उतना ही रहेगा जितना है किसके अंदर, समप्रासरण दाबी के अंदर। इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम और समान। अब तीसरा देखते हैं, अति प्रासरण दाबी। अति मतलब के कोई चीज़ एक्सीड में, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो अति ज़्यादा। विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल होगा और कम जल होगा, तो और कोशिका के अंदर क्या होगा, जल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक वैसे ही देखें कि हमने एक पेट्री डिश ली और इसमें कोशिकाएं डाली और जो विलयन डाला उसके अंदर पानी बहुत कम है, जल पानी बहुत कम है। मतलब कि अगर एक मैं बीकर लूँ, उसके अंदर पानी डाला है, तो अगर मैंने आधा ग्लास पानी लिया है तो उसमें कम से कम समझ लो कि 10 चम्मच चीनी डाल दी या फिर 10 चम्मच नमक डाल दिया, तो नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया तो नमक की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी और पानी की अपेक्षा नमक जो है वो अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो मतलब कि पानी की क्वांटिटी, पानी जो होगा उस विलयन के अंदर कम होगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये पेट्री डिश थी, तो उस केस में क्या होगा, जो बाहर पानी है, जो बाहर कम पानी है और अंदर जो है पानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की ओर प्रासरण होगा। ज़्यादा से कोशिकाओं के अंदर का जो पानी है वो बाहर विलयन में आने लगेगा और कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी, वो सिकुड़ने लगेंगी। कोशिकाएं कैसी होने लगेंगी, वो सिकुड़ने लगेंगी, ठीक है। ये देखिए कोशिका सिकुड़ जाती है क्योंकि अंदर का उनका जो कोशिका के अंदर का पानी है वो बाहर आने लगता है, तो कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ प्रासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। अब यही तरीका है कि पानी में घुलनशील जो पदार्थ होते हैं, पानी में जो घुले होते हैं, वो प्रासरण की विधि से कोशिका के बाहर चले जाते हैं और कोशिका के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा था, जो पौधे होते हैं उसके ऊपर एक और आवरण होता है जो कि क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाती है, ठीक है, जो कि इनको बाहरी वातावरण से बचा के रखती है। पेड़ पौधे तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो जितना भी बारिश हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो उस सब चीज़ों से बचाने के लिए इनके ऊपर कोशिका भित्ति होती है। और उसके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति के अंदर ही
यहाँ पर इनकी कोशिका झिल्ली भी होती है, इनके पास कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक, तो पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित, मतलब प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ ही आंतरिक पदार्थ, जितनी भी अंदर के जो पदार्थ होते हैं, आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं, संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, जिसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं। मतलब कि जीव द्रव का जितने भी इसके अंदर कोशिकांग है वो सिकुड़ जाएंगे, उनके अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बोली कि अगर जब पानी की कमी हो जाती है, पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो इनकी कोशिकांग का पानी और इसके कोशिका द्रव्य का जो पानी है वो बाहर चला जाता है। और जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर इन्होंने कोशिका भित्ति बाहर दिखा रखी है और कोशिका झिल्ली अंदर है, और ये पूरे का पूरा जितना भी पदार्थ है वो सुकड़ के ये बहुत छोटा सा हो गया। जितने भी अंदर कोशिकांग है वो सुकड़ के छोटे से हो गए, उनका संकुचन हो गया। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? कोशिका झिल्ली का पहला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? यहाँ पे देखिए, कोशिका झिल्ली ये सबसे बाहरी आवरण है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसको वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं। वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये उसी पदार्थ को आने देगी जिसकी ज़रूरत है और उन पदार्थों को बिल्कुल भी नहीं आने देती जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये पूरा का पूरा यहाँ तक लिखना है कि जैसे कि जल इत्यादि विसरण और प्रासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। यह आपको चित्र दे रखा है, या आप बना लेंगे चित्र कि यहाँ पर पादप कोशिका दे रखी थी और जो पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली और जो दूसरे पदार्थ हैं वो सारे संकुचित हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे जब पानी की कमी होगी। और आपको इसकी परिभाषा भी लिखनी है कि जीव संकुचन किसे कहते हैं, वो आप यहाँ से लिख लेंगे। पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? पारगम्य कौन सा है बताइए? पारगम्य का मतलब क्या है? पारगम्य का मतलब होता है परमिएबल, के अपने अंदर और बाहर आराम से किसी भी पदार्थ को आने जाने दे। ठीक है, अब ज़्यादातर बच्चे यही सोच रहे होंगे पारगम्य तो मैडम ने यहाँ पे पढ़ा था कि ये वर्णातर पारगम्य झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली आंसर होगा, मगर इसका आंसर कोशिका झिल्ली नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति वो इस तरह की बनी होती है कि वो अपने अंदर से पानी को आने जाने देती है और किसी भी पदार्थ को आयंस वगैरह को भी आने जाने देती है, आराम से आने जाने देती है। जबकि कोशिका झिल्ली जो है, जो कि हम में होती है और पादप कोशिकाओं में भी होती है, वो वर्णात्मक होती है, वो सेमी परमिएबल होती है। वो सिर्फ स्पेसिफिक और जो ज़रूरी पदार्थ होते हैं उन्हीं को आने जाने देती है। वो अर्ध प्रागम्य होती है, अर्ध प्रागम्य होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पर कोशिका भित्ति आंसर होगा। यहाँ पे कोशिका कौन सा भाग पारगम्य है? तो कोशिका का जो भाग पारगम्य है वो है कोशिका भित्ति। कौन सा? कोशिका भित्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प प्रासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों? ठीक, पहली बात, अगर हमने एक पेट्री डिश ली, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या डाला? किशमिश डाली है, और जो विलयन लिया है, वो कैसा लिया है? अल्प प्रासरण दाबी विलयन लिया है। उस विलयन में पानी की मात्रा ज़्यादा है और जो विलयन उसके अंदर मिला हुआ है उसकी मात्रा कम है। यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो जब पानी की मात्रा यहाँ ज़्यादा है तो कोशिकाओं के अंदर पानी की मात्रा कम है,
तो जो बाहर से पानी क्या होगा, अंदर आएगा कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिकाओं में अंदर आएगा पानी, तो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, ये फूल जाएंगी, ये कोशिकाएं क्या होंगी, फूल जाएंगी और साइज में बड़ी हो जाएंगी। तभी हम जब पानी में किशमिश को भिगो के रखते हैं तो किशमिश क्या होती हैं, वो फूल जाती, किशमिश फूल जाती है। और लाल रक्त कोशिकाओं के साथ भी होगा, लाल रक्त कोशिकाएं भी क्या होंगी, पानी, क्योंकि अल्पराशरण दाबी हमने विलेन डाला है, तो कोशिकाओं के अंदर पानी जाएगा और कोशिकाएं फूल जाएंगी, जिससे क्या होगा, लाल रक्त कोशिकाएं फट भी जाती हैं और वो मर जाती हैं, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 4 है, ठीक है। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर, ये और लिखा हुआ है, अवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम ये होगा कि जल कोशिका के अंदर जाएगा और इससे कोशिका फूलने लगेगी। यही चीज़ किशमिश और लाल रक्त कोशिकाओं के साथ होती है और जल के अणु कोशिका के अंदर जाने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, किशमिश और लाल रक्त कोशिकाएं फूलने लगती हैं और साइज में बड़ी हो जाती हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।